आइए आज बात करें फ्रेंच फेनान की। फ्रेंच फेनान का जन्म 20 जुलाई 1925 को एक फ्रेंच कॉलोनी मार्टिनिक में हुआ था। ये अपनी पारिवारिक परंपरा में दासों के कुल से संबंधित थे, लेकिन आगे चलकर इनके पिता ने पढ़ाई लिखाई की और वो कस्टम विभाग में अधिकारी के पद पर कार्यरत हुए। इनकी माता एक शॉपकीपर थीं, दुकानदार थीं, और परिवार अफ्रीका का परंपरागत एक अश्वेत परिवार था। फ्रेंच फेनान अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के उपरांत फ्रांस की सेना में भर्ती हो गए। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और जर्मनी ने फ्रांस के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, तो ऐसी स्थिति में जो मार्टिनिक में फ्रेंच सेना थी उसको वहीं रोक दिया गया और उस रुकी हुई सेना ने अपनी सुरक्षा के लिए, अपने देश की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए मार्टिनिक में एक ऐसे शासन की स्थापना की जिस पर फ्रांस का पूरा नियंत्रण था। उस शासन ने अपने शासनकाल में मार्टिनिक के लोगों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। यौन दुर्व्यवहार, घृणा, नस्लवाद और अनेक ऐसी भावनाएं जो व्यक्ति की गरिमा, उसकी समानता और उसकी स्वतंत्रता के विरुद्ध थीं, उन सब का वे खुलेआम प्रदर्शन करने लगे। गोरे लोग अपनी श्रेष्ठता का दावा करते थे और काले लोगों को पशुवत जीवन जीने के लिए बाध्य कर देते थे। चूंकि अफ्रीका पहले से ही एक उपनिवेश के रूप में अलग अलग देशों में बंटा हुआ था, यूरोप की विभिन्न शक्तियों ने अफ्रीका महाद्वीप के अनेक देशों को अपने अपने अधीन कर रखा था और इस अधीनता का स्थानीय निवासियों की मानसिक संरचना, उनकी सोच समझ, उनके मूल्य, उनकी विचारधारा और जीवन के प्रति उनकी जो दृष्टि है, इस पर बड़ा बुरा असर पड़ता था। इस पूरे असर को, इस पूरे दुष्प्रभाव को, जो नस्लवाद और उपनिवेशवाद की परिणति था, फ्रेंच फेनान ने बहुत करीब से देखा था। आगे चलकर फ्रेंच फेनान जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो फ्रांस गए और फ्रांस में वो जिस रेजिमेंट में तैनात थे, उस रेजिमेंट का काम मित्र देशों के औरतों को, जो इटली और जर्मनी की सेना द्वारा बंधक बनाई गई थी, उसे छुड़ाने का काम दिया गया। यहां पर भी फ्रेंच फेनान को एक बड़ा विपरीत अनुभव हुआ। वस्तुतः यूरोप के फ्रांस, इंग्लैंड आदि जो मित्र देश थे, इनकी औरतों को जर्मनी और इटली में जहां बंधक बनाया गया था, वहां से छुड़ा करके फ्रेंच फेनान की जो सैन्य टुकड़ी थी वह जब ले आई, तो वे जो औरतें थीं वे भी फ्रेंच फेनान जैसे काले सैनिकों के साथ नस्लवादी बर्ताव करती थीं, जबकि इन्हीं लोगों ने उनको जर्मनी और इटली के बंधन से मुक्त कराया था। इस घटना का बड़ा असर पड़ा फ्रेंच फेनान की मानसिक स्थिति पर और उनको ये लगा कि चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, ये गोरे लोग किसी भी दशा में काले लोगों को अपने समान मानने के लिए तैयार ही नहीं है। यद्यपि फ्रेंच फेनान मिलिट्री में काम करते थे, उसका अपना एक अनुशासन था, लेकिन इस अनुशासन में भी उनके मन में यह बात बैठ गई कि यूरोपीय गोरे लोग अफ्रीका के काले लोगों को कभी भी अपने बराबर स्थान नहीं दे सकते।
क्योंकि यह उनकी प्रवृत्ति थी, यह उनके जीन में बसा हुआ था। आगे चलकर फ्रेंच फेनान ने अपना जो चिकित्सा का पेशा था उसे पूरा किया, और उसी चिकित्सा जगत में ही इन्होंने अपनी पीएचडी की थीसिस सबमिट की, और थीसिस का शीर्षक रखा ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क। ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क एक ऐसी थीसिस थी जो एक डॉक्टर के द्वारा लिखी गई थी, वो भी जो डॉक्टर जिसने सेना में काम किया था, और सेना के भीतर नस्लवाद और रंगभेद और ऐसी चीज़ों के मानसिक दुष्परिणामों को जिसने खुद देखा था और कुछ सीमा तक झेला भी था। उसकी इस थीसिस को उसके कॉलेज या यूनिवर्सिटी ने पब्लिश करने से मना कर दिया और कहा कि यह थीसिस पब्लिश होने के लायक नहीं है। वस्तुतः फ्रेंच फेनान वास्तव में उन दुर्भावना को, उस श्रेष्ठता की भावना को जो गोरे लोगों में व्याप्त थी, उस घृणा की भावना को जिससे गोरे लोग अपना व्यवहार संचालित करते थे, उन सबको उन्होंने एक प्रश्न चिन्ह के घेरे में खड़ा कर दिया और पहली बार बताया कि चाहे आप काले हों या गोरे हों, आप होमोसेपियंस हैं और आपके बॉडी की बनावट और बुनावट एक जैसी है। अतः श्रेष्ठता के किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता। आगे चलकर फ्रेंच फेनान फ्रांस से अपने देश से आए और फिर अल्जीरिया चले गए, और अल्जीरिया में उन्होंने फ्रांसीसी उपनिवेश के विरुद्ध लोगों को जागृत करने का काम शुरू किया। यद्यपि यह सेना में थे, सेना के अनुशासन से बंधे हुए थे, फिर भी इन्होंने लोगों में एक जागरूकता फैला करके उन्हें स्वतंत्रता, समानता और मानवाधिकार जैसे मूलभूत अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति जागरूक किया और नस्लवाद, रंगभेद और उपनिवेशवाद विरोधी भावनाओं को उनमें भरने का काम किया, जिसका परिणाम था आगे चलकर अल्जीरिया एक स्वतंत्र देश के रूप में फ्रांसीसी उपनिवेश के चंगुल से मुक्त हो सका। अब बात करेंगे फ्रेंच फेनान के राजनीतिक मूल्यों की, उनकी विचारधारा की, या उनके द्वारा राजनीति विज्ञान में दिए गए योगदान की। फ्रेंच फेनान का जो सबसे पहला और बड़ा योगदान है वह है पहचान संबंधी अवधारणा। उनका मानना है कि जो उपनिवेशवादी देश हैं, जिन्होंने अफ्रीका के विभिन्न देशों को उपनिवेश के चंगुल में फंसा रखा है और जो उनके निवासियों का, उनके प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करते हैं, वे उपनिवेशवादी देश या वे यूरोपीय देश, उन्होंने स्थानीय लोगों के मूल्यों, उनकी संस्कृति, उनकी परंपराओं को और उनकी ऐतिहासिक संरचना को ही पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। और जो स्थानीय लोगों की अपनी पहचान हुआ करती थी, उस पहचान को ही उन्होंने दबा दिया है। ये यूरोपीय उपनिवेशवादी देश अफ्रीका के देशों में जिन शिक्षण संस्थाओं की स्थापना किए या जिन राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना किए, वे सभी शिक्षण और राजनीतिक संस्थाओं ने अपने मूल्यों को श्रेष्ठ और वरिष्ठ माना और स्थानीय लोगों के मूल्यों, मान्यताओं और पहचान को दोयम दर्जे का सिद्ध कर दिया। शिक्षण संस्थाओं ने भी बच्चों के मन में ऐसे भाव भरे जिससे कि उनके मन में कभी भी गोरे लोगों के बराबर आने की भावना पैदा ही न हो पाए। ये जो स्थानीय लोग थे, ये इसी विचारधारा से पीढ़ियों से संचालित होते रहे कि ये जो गोरे लोग हैं वे श्रेष्ठ हैं, और इस श्रेष्ठता की भावना से
काले लोग अपने मूल संरचनाओं को, अपनी मूल पहचान को, अपने मौलिक मूल्यों को, परंपराओं को, विचारों को और अपनी संस्कृति को पूरी तरीके से भुला बैठे हैं। वास्तव में इसी भुला दी गई संस्कृति को, भुला दिए गए मूल्यों को और जो भूली बिसरी सभ्यता थी, जिसके ऊपर यूरोपीय लोगों ने अपने श्रेष्ठता का दावा करके अपनी सभ्यता को ऊंचा बना दिया, श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया, इन्हीं मान्यताओं को खंडित करते हुए जो स्थानीय पहचान है उसे स्थापित करने की बात फ्रेंच फेनान कहते हैं। फ्रेंच फेनान ने एक शब्द गढ़ा, निग्रोट्यूड, नेग्रिट्यूड। नेग्रिट्यूड का तात्पर्य है कि जो निग्रो लोग हैं उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो व्यवहार है, उनकी जो सोच समझ है, उनकी जो मानसिक स्थिति है, इसे स्थापित किया जाए। अब स्थानीय लोगों के मूल्यों, मान्यताओं या उनकी संस्कृतियों को यूरोपीय लोगों के समकक्ष बनाने के लिए आवश्यक है कि जो उपनिवेश है या जिस देश में यूरोपीय देशों का शासन है, उस शासन को ही उखाड़ कर फेंक दिया जाए। क्योंकि जब तक स्थानीय लोगों की सरकार नहीं बनेगी, स्थानीय लोग निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में नहीं आएंगे, स्थानीय लोगों के पास सत्ता का सूत्र नहीं रहेगा, तब तक स्थानीय संस्कृति की बात करना, स्थानीय मूल्यों की बात करना, स्थानीय परंपराओं की बात करना बिल्कुल बेमानी होगी। इसलिए फ्रेंच फेनान कहते हैं कि सबसे पहले अपनी पहचान स्थापित करिए और उस पहचान को सत्ता का सूत्र बनाइए। और ऐसे देश जिन्होंने आपको गुलाम बना कर रखा है, आपको अपना उपनिवेश बना कर रखा है, उन्हें दूर किया जाए और सत्ता के सूत्र को अपने हाथ में लिया जाए। दूसरा उनका विचार इसी पर अवलंबित है, वो है हिंसा का विचार। फ्रेंच फेनान कहते हैं कि उपनिवेशवादी देशों को अपने देश से बाहर निकालने के लिए स्वतंत्रता आंदोलनों की जरूरत है और ये आंदोलन अपनी मूल प्रवृत्ति में हिंसक ही होगा, क्योंकि जो उपनिवेशवादी शक्तियां सदियों से हमारा शोषण कर रही हैं, हमें गुलाम बनाए हुए हैं, वे एक दिन में हमारे देश को छोड़कर जाने वाली नहीं है। इसके लिए वे हिंसा की आवश्यकता पर बल देते हैं, इसके लिए वे लोगों के संगठन बनाने पर बल देते हैं और एक संगठित क्रांति के माध्यम से, संगठित हिंसा के माध्यम से उपनिवेशवादी शक्तियों को देश से बाहर करने की योजना का विचार प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। फ्रेंच फेनान का एक और विचार है क्रांति पर विचार। क्रांति के बारे में बात करते हुए फ्रेंच फेनान कहते हैं कि क्रांति केवल राजनीतिक नहीं होती, क्रांति अपनी मूल प्रवृत्ति में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक होती है। क्रांति का जो आध्यात्मिक पक्ष है वह मन की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखते हुए सबको समान मानने पर बल देता है और किसी भी व्यक्ति के विशेषाधिकार का विरोध करता है, किसी भी व्यक्ति के श्रेष्ठता का विरोध करता है। एक प्रकार से यह पक्ष रंगभेद और नस्लवाद जैसी प्रवृत्तियों का विरोधी है। और क्रांति का जो दूसरा पक्ष है वो है सांस्कृतिक। सांस्कृतिक क्रांति समाज को मूल्यों, मान्यताओं, परंपराओं के आधार पर एकता के सूत्र में बांध देती है। एकता के सूत्र में बंधा हुआ यह समाज जब संगठित होकर अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करता है तो इससे समाज अपने समस्त उपनिवेशवादी बंधनों से मुक्त हो जाता है। फ्रेंच फेनान का मानना है कि लोगों में साहस, शक्ति, शौर्य और भय से मुक्त करने में लोगों को इस क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। क्रांति उनको प्रेरित करती है कि वे अपनी वर्तमान परिस्थितियों से, वर्तमान बंधनों से बाहर आएं और एक ऐसे शासन की स्थापना करें जो उनके मूल्यों और मान्यताओं पर आधारित हो। फ्रेंच फेनान का जो अगला विचार है वह उपनिवेशवाद से जुड़ा हुआ है। उपनिवेशवादी विचारधारा के बारे में फ्रेंच फेनान का यह मत है कि जो उपनिवेश है वो केवल राजनीतिक उपनिवेश नहीं होता, वह केवल आर्थिक उपनिवेश नहीं होता, बल्कि वह सांस्कृतिक उपनिवेश भी होता है। उपनिवेशवादी शक्तियों ने अपने उन देशों में जहां उन्होंने उपनिवेश स्थापित किए, सबसे पहले
अपने मूल्यों और मान्यताओं का प्रचार किया और स्थानीय मूल्यों और मान्यताओं को दोयम दर्जे का सिद्ध किया। इस प्रवृत्ति के कारण लोग धीरे धीरे उन मूल्यों के अभ्यस्त हो गए जिन मूल्यों को इन उपनिवेशवादी शक्तियों ने स्थानीय देशों में रोपा था। और इस प्रवृत्ति के कारण, इस रोपे जाने के कारण आने वाली पीढ़ियां यह भूल गईं कि उनकी मूल संस्कृति, उनके मूल उत्सव, उनकी मूल परंपराएं क्या थी। ऐसे लोगों को फ्रेंच फेनान धरती के अभागे लोग कहते हैं और इसी पर आधारित उनकी एक किताब भी है, द रेस्ड ऑफ द अर्थ। ये किताब 1961 में पब्लिश हुई, द रेस्ड ऑफ द अर्थ। इनको वो अभागे इसलिए कहते हैं कि क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि जिन मूल्यों को वह स्वीकार कर रहे हैं, जिन निर्देशों से वह शासित हो रहे हैं, वह न तो उनके अपने निर्देश हैं और न तो वह उनके अपने मूल्य हैं, न उनकी मान्यताएं हैं। फ्रेंच फेनान उपनिवेशों के लोगों को इस उपनिवेशवादी चंगुल से मुक्त करने के लिए अपनी परंपराओं, अपने त्योहारों, अपने उत्सवों और अपने मूल्यों, अपनी संस्कृतियों, अपनी ऐतिहासिक परंपराओं की ओर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि यही वे चीज़ें हैं जो उनमें साहस का, ऊर्जा का और उमंग का संचार करेंगी और जिसके वशीभूत होकर वह एकता के सूत्र में बंधकर इन उपनिवेशवादी शक्तियों को उखाड़ फेंकेंगे। फ्रेंच फेनान का मानना है कि उपनिवेश शोषण का सबसे आधुनिकतम अस्त्र शस्त्र है और यह लोगों के मन पर नियंत्रण रखता है, केवल उनकी राजनीतिक व्यवस्था पर नहीं। चूँकि फ्रेंच फेनान पेशे से एक मनोचिकित्सक थे, मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने अपने उस व्यवसाय के दौरान, जो डॉक्टर का उनका पेशा था, देखा था कि बहुत सारे ऐसे रोगी जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं और उनकी विक्षिप्तता के कारणों की तलाश में फ्रेंच फेनान ने पाया कि ये कुंठित लोग हैं और कुंठा के पीछे जो कारण उन्हें मिला वह था क्योंकि वह गुलाम थे। इसीलिए उस गुलामी की मानसिकता से मुक्त करने के लिए राजनीतिक दास्तां से मुक्त होना आवश्यक था और इसीलिए फ्रेंच फेनान क्रांति और हिंसा का समर्थन करते हैं। फ्रेंच फेनान का जो अगला विचार है वो है मानवता पर विचार। और मानवता पर विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों द्वारा थोपा गया कोई भी मूल्य कभी भी मानवीय नहीं हो सकता। इसके लिए हमें उन मूल्यों की बात करनी होगी जो यूनिवर्सल हों और वास्तव में जो वैश्विक हों और किसी भी दुर्भावना से संचालित या प्रेरित न हों। फ्रेंच फेनान की जो मानवता है वो धरती के सभी लोगों के लिए समान अधिकार, समान स्वतंत्रता और समान मूल्यों की बात करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वे यूरोपीय देश जो अपने देश में स्वतंत्रता और अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं और जब वे दूसरे देश को गुलाम बनाते हैं तो स्थानीय लोगों की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करते हैं, उनकी स्वतंत्रता को कुचल देते हैं और उनके अधिकारों को नष्ट कर देते हैं। इस दोहरे मापदंड का फ्रेंच फेनान हमेशा विरोध करते हैं। इसीलिए उन्होंने एक ऐसे मानव मूल्य की बात की जो पूरी धरती के लोगों पर समान रूप से लागू होता है। फ्रेंच फेनान उपनिवेशों के लोगों को इस बात के लिए निश्चित रूप से प्रेरित करते हैं कि हिंसात्मक क्रांति के माध्यम से ही वह अपने को उस अभागेपन से, उस दास्तां से, उस मूल्य विहीनता से और उस क्षुद्रता से मुक्त कर सकते हैं जो सदियों से, पीढ़ियों से वे झेल रहे हैं, सह रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि आप क्रांति कीजिए, संगठित रहिए और आगे बढ़िए और अपने मूल्यों, परंपराओं, संस्कृतियों और अपनी ऐतिहासिक परंपराओं के साथ उठ खड़े होइए और धरती से इस उपनिवेशवाद के राक्षस का समापन करिए, तभी अभागे लोग भाग्यशाली लोग में परिणित होंगे। यह फ्रेंच फेनान का राजनीतिक विचार था।